हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। एक नाम सुनिए, देवेंद्र सिंह जादौन। अब हो सकता है कि आप इन्हें ना जानते हो, लेकिन भारत की छोटी से लेकर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े राजनेता इन्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस बंदे में ऐसा क्या खास है, तो ये भाई उस हथियार का एक्सपर्ट है जिसका इस्तेमाल 2024 में भारत की जनता पर बड़े पैमाने पर किया गया था, और आज इसी हथियार का इस्तेमाल करके आपके सोचने समझने की शक्ति का दही किया जा रहा है, ताकि आपको मानसिक गुलामी के लिए सेट किया जा सके। देवेंद्र सिंह जादौन डीप फेक वीडियो बनाने के एक्सपर्ट हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन में बहुत सारी लोकल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने इनसे बकायदा अपना चुनावी कैंपेन चलवाया था। मतलब कैंपेन के लिए डीप फेक वीडियोस बनवाए थे। जय श्री राम। असली और नकली का फर्क करना मुश्किल। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बीजेपी को वोट देकर पुनः जिताएं। ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इन्होंने नेताओं के चकाचक डीप फेक वीडियोस बनाए और उसके बाद पार्टियों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से उन वीडियोस का मार्केट में जमकर इस्तेमाल किया था। अब अगर देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि एआई चुनाव के नतीजे को बदल सकता है और लोगों के दिमाग में नए विचार डाल सकता है, और इसके बाद भी अगर किसी को एआई की हरकतों पर शक है, तो भैया इसका मतलब ये है कि आपको उन लोगों से भी ज्यादा पता है जिनके पास बेहिसाब पावर और अंधा पैसा है। ये खतरा इतना असली है जिसके कारण रोमानिया के सुप्रीम कोर्ट ने सन 2024 में अपने देश के राष्ट्रपति चुनाव को रफा दफा कर दिया, क्योंकि वहां पर एआई ने सोशल मीडिया के दम पर चुनाव का नतीजा ही पलट दिया। देखो, पुराने जमाने में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध लड़ा जाता था, और आज की डिजिटल दुनिया में ये काम एआई की मदद से किया जा रहा है। ध्यान भटकाने और सत्ता चलाने का ये खेल एआई ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये खेल तो 2000 साल पुराना है। एआई तो इसे बस नई ऊंचाइयों पर ले गया है। और अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। बात है आज से 2000 साल पहले की। रोम की सेना ने प्यूनिक का युद्ध लड़ा। जीत के बाद लाखों गुलामों को रोम लाया गया। अब इन गुलामों को शहर के रईस जादों ने खरीद लिया। इसके बाद शहर के बड़े बड़े रईसों ने बड़ी बड़ी जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदा और उन पर इन गुलामों से मजदूरी कराई। ये गुलाम मुफ्त के मजदूर थे, तो इन्हें मन मर्जी के हिसाब से निचोड़ा गया। अब इसके बाद इन जमींदारों ने अपनी फसल में उगने वाले अनाज फल सब्जियों को बहुत सस्ते दामों पर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इनका खर्चा कम था, क्योंकि मजदूर फ्री के थे, तो छोटे किसान गिरती हुई इन कीमतों को झेल ना सके, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा बढ़ा और मजबूरी में उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब जैसे ही छोटे किसान खत्म हुए, इन्हीं जमींदारों ने खाने की कीमतों को आसमान में उठा दिया। अब लोग पेट भरने के लिए मजदूरी ढूंढने निकले, लेकिन पता लगा कि फ्री के गुलामों ने ये काम भी उनसे छीन लिया। अब लोगों के पास ना तो पेट भरने के लिए खाना था और ना कमाई के लिए कोई काम। रोम ने दुनिया को पहला नियम दिया, सस्ता बेचो, मार्केट कंपटीशन को खत्म कर दो और बाद में मनमाने दाम वसूल लो। भैया, लोगों की जमीन छिन गई, उनके पास काम न रहा। लाखों लोग खाली हाथ खाली पेट सड़क पर घूम रहे थे। राजा ये बात बहुत अच्छे से समझता था कि अगर ये भूखी भीड़ एकजुट होकर सड़क पर उतर आई तो दुनिया की कोई भी सेना नहीं जो इन्हें रोक पाएगी, और तख्ता पलट हो जाएगा। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए राजा के पास दो रास्ते थे। या तो वो ईमानदारी से इन लोगों की हालत सुधारता, इन्हें नई काम देता, जमीनें वापस कराता और देश से गरीबी खत्म करने के लिए काम करता, या दूसरा सबसे आसान रास्ता था कि इनका पेट भरो और इनका ध्यान भटका दो। और रोम के चतुर राजाओं ने दूसरा रास्ता चुना। अब इस नए खेल का पहला हिस्सा था मुफ्त का अनाज। रोम की सरकार ने बकायदा मीटिंग बुलाई और ये तय किया कि शहर के जितने भी गरीब नागरिक हैं, सबको हर महीने मुफ्त का राशन दिया जाएगा। रोम शहर में करीब 2 लाख लोग हर महीने राशन की दुकान पर लाइन लगाकर वहां से सरकारी अनाज को उठा रहे। यानी पूरे शहर की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ और सिर्फ इसी सरकारी खैरात पर जिंदा थी। अब इसके बाद रोम का कोई भी माई का लाल राजा इस स्कीम को बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जिसका कारण जानते हो? क्योंकि ये एक सौदा था। राजा को बहुत अच्छे से पता था कि भूखा आदमी सवाल पूछता है, महंगाई पर सड़क पर उतर सकता है, और अगर इकट्ठा हो जाए तो सीधा राजा का तख्ता पलट कर सकता है। लेकिन जिसका पेट भरा हो वो आराम से घर जाएगा और चुपचाप सो जाएगा। अब एक कमाल की जानकारी सुनो। आपको तो पता ही है कि भारत में बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने चला रखी हैं, कुछ केंद्र सरकार ने चला रखी हैं। और इन मुफ्त की योजनाओं से फायदा किनको है? गरीब लोगों। और क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा वोट करने वाला तबका गरीबों का है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि देश विदेश की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए गए सर्वे बता रहे हैं। यानी कि भैया, हमारे देश को कौन चलाएगा, यहाँ सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये चीज देश के गरीब लोग डिसाइड करते हैं। वो गरीब
गरीब लोग जिनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो गरीब लोग जो मुझसे ज्यादा धर्म और जाति में विश्वास रखते हैं, और ये वो गरीब लोग हैं जो मैया दीदी बहना बुआ फूफा योजना में, मतलब योजना के बदले में अपना वोट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, या तो इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दो, इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करो, इनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करो, या फिर ऐसे ही इनका मुफ्त में पेट भरते रहो। और यही था रोमन्स का दिया हुआ रूल नंबर 2, गरीब का पेट भर दो, वो सड़क पर नहीं उतरेगा। अब मुफ्त के अनाज ने भीड़ को भूखा होने और बगावत करने से रोक लिया, लेकिन इन लाखों लोगों के पास कोई नौकरी नहीं थी, और राजा ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि खाली वक्त भूख से ज्यादा खतरनाक होता है। अब इस खाली वक्त को ठिकाने लगाने के लिए एंट्री होती है दूसरे खेल की, यानी तमाशा। रोम के राजाओं ने मिलकर दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि लोगों को इतना बिजी कर दो कि उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ही ना मिले, और इसके लिए उन्होंने रोम का पूरा कैलेंडर ही बदल दिया। राजा क्लोडियस के जमाने में साल के 93 दिन सरकारी खर्चे पर तमाशे होने लगे, यानी ग्लैडिएटर्स के बीच की जंग और रथों की रेस। मतलब साल के 1/4 दिन जनता सिर्फ ताली बजाने का काम कर रही थी, और ये राजा इतने शातिर थे कि इन्होंने तीसरी सदी आते आते इस तमाशे के दिनों को बढ़ाकर 175 कर दिया, और जो त्योहार पहले 1 आध दिन के होते थे उन्हें बढ़ाकर 15 दिन का कर दिया गया, ताकि जनता सुबह आंख खुलते ही स्टेडियम भागे और रात को थक हार कर सीधा बिस्तर पर जा गिरे। यानी सोचने के लिए खाली दिमाग छोड़ना ही नहीं था। और इन तमाशों को दिखाने के लिए जो थिएटर बनाए गए थे उन्हें कोलेसियम कहा गया। इस खेल के चलते करीब 1 साल में 9000 से ज्यादा जानवर मार दिए जाते थे, और ये था रोमन्स का दिया हुआ तीसरा नियम, यानी लोगों का ध्यान भटकाते रहो और सत्ता को चुनौती नहीं मिलेगी। लेकिन रोम इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए इतना सारा अनाज उगा नहीं सकता था, इसीलिए ये अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। अब एक बार बाहर से आने वाले जहाजों को देरी हो गई, उसके बाद क्या था, जो भीड़ डकार मारकर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी वो एक झटके में भड़क उठी और भीड़ ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इससे पहले कि भीड़ राजा की सत्ता को उखाड़कर बाहर फेंकती, मिस्र से अनाज के भरे हुए जहाज रोम पहुंच गए, और इस तरीके से राजा की सत्ता बची। अब क्योंकि ये भीड़ राजा के द्वारा बनाए गए उन बड़े बड़े स्टेडियम्स में एक जगह इकट्ठी होती थी, तो राजा को हमेशा इसी बात का डर रहता था कि इस भीड़ में, इतने सारे लोगों के बीच में कहीं कोई समझदार व्यक्ति अपनी आवाज ना उठा दे। और यही वो कारण था जिसकी वजह से रोम की जितनी भी बड़ी बड़ी बगावतें हुई हैं, जितने भी दंगे हुए हैं, सबके सब उसी स्टेडियम से शुरू हुए थे। यानी रोम का वो तमाशा लोगों का ध्यान तो भटका देता था, लेकिन वो जनता को एक दूसरे से जुड़ने का मौका भी देता था। खैर, उस जमाने की जो समस्या थी वो आज सुलझ चुकी है। आज का तमाशा देखने के लिए हमें किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाशे का वो सामान हम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। स्मार्टफोन और एआई के स्मार्ट एल्गोरिदम ने इस नए तमाशे की जिम्मेदारी उठा ली है। और तो और आप कभी इस तमाशे से बाहर ना निकल पाओ, इसके लिए चुपचाप आपके दिमाग को समझने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब मैं आपसे कुछ बिल्कुल सीधे सवाल पूछूंगा, अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप ये मानकर चलना कि आप डिजिटल दुनिया में बुरी तरह से फंस चुके हो। जरा सोच कर बताइए, क्या बिना नोटिफिकेशन आए भी आप बार बार अपने फोन को अनलॉक करके देखते हो? क्या 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद ही आपका ध्यान किसी दूसरी चीज पर भटकने लगता है? क्या आपको कोई लंबा वीडियो नॉर्मल स्पीड पर देखना भारी पड़ता है और फिर आप उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए बेचैन हो जाते हो? क्या आप एक पैराग्राफ 3 बार पढ़ते हो क्योंकि आपकी आंखें तो शब्द देख रही थी लेकिन दिमाग घोंचू की तरह इधर उधर घूम रहा था? और क्या आप 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और फिर अचानक देखते हो कि कब आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला? क्या खाना खाते समय, बाथरूम में या सोने से पहले फोन हाथ में ना हो तो खालीपन या अजीब महसूस होता है? क्या आप अपने विचारों के खिलाफ कोई वीडियो आने पर उसे पूरा सुने बिना स्क्रॉल कर देते हो, लेकिन अपनी मतलब की बात आने पर उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हो? क्या पहले आप किसी सवाल पर सोचते थे, समझते थे, अपना खुद का दिमाग चलाते थे, लेकिन अब छोटी से छोटी समस्या पर तुरंत गूगल या एआई की मदद से उसका जवाब मांगते हो? और क्या सुबह होते ही कुछ और करने से पहले आपको ये जानने की जल्दी है कि रात भर दुनिया में क्या झोल हुआ? तो देखो भैया, अगर इनमें से 1-2 बातें कभी कभी आपके साथ होती हैं तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो आप सेफ हो। लेकिन अगर इनमें से ज्यादातर चीजें आपके साथ हो रही हैं और समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं, तो ये बात मानकर चलो कि एआई और स्मार्ट एल्गोरिदम ने आपके दिमाग की वायरिंग को लगभग बदलना शुरू कर दिया है, या क्या पता बदल भी दिया हो। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं कि आपके इस नुकसान में आखिर फायदा किसका है और इस दलदल से आखिर हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो भैया, आपके नुकसान में फायदा सबका है, लेकिन क्योंकि आजकल राजनीतिक मुद्दे बहुत गर्म हैं, तो मैं आपको उसी राजनीति के चश्मे से सब कुछ समझाऊंगा। रोम में
राजा सिर्फ खेलों का सरकारी कैलेंडर भरते थे, लेकिन आज के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज आपके डिजिटल फीड का एजेंडा सेट करती हैं। उन्हें यह तय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप क्या सोचोगे। अगर वो सिर्फ इतना तय कर दें कि पूरे दिन आप किस विषय के बारे में सोचोगे, तो समझो उन्होंने वहीं आधी लड़ाई जीत ली। अब राजनीतिक पार्टियां इस चीज का फायदा कैसे उठा सकती हैं? आइए आपको ये समझाता हूँ। आप जरा इस पूरी एआई मशीन को चुनावी नजर से देखने की कोशिश करो। इसमें टोटल 3 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है पूरी जनता का एक सीक्रेट नक्शा तैयार करना। कौन बेरोजगार घूम रहा है, कौन सरकारी राशन पर जी रहा है, कौन पहली बार वोट देने जाएगा और कौन अपनी जाति, धर्म या भाषा के नाम पर जल्दी पिघल सकता है, कौन सरकार से भयंकर नाराज है और कौन विपक्ष के नाम से डरता है। इसके अलावा कौन इतना ज्यादा निराश हो चुका है कि वो वोट ही ना देने जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सारी बिखरी हुई जानकारी को इकट्ठा करके लोगों को छोटे छोटे समूह में बांट सकता है, यानी सभी लोगों की दुखती रग एआई के हाथ में। अब इसके बाद आता है दूसरा चरण, यानी कि फीड का एजेंडा बदल देना। भैया, जिस जमीनी समस्या का हल पॉलिटिकल पार्टी के पास ना हो, जिसका जवाब ना हो, उस मुद्दे को एल्गोरिदम की मदद से स्क्रीन के नीचे धकेल दो, और जिस मुद्दे से सीधा फायदा जुड़ा हो उसे बार बार उठाकर ऊपर ले आओ। अब ये काम देश विरोधी ताकतें किसी सरकार को हटाने के लिए भी कर सकती हैं। लेकिन मान लो कि सरकार निकम्मी है, आप सरकार से रोजगार और महंगाई पर सवाल पूछ रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर कोई नया भावनात्मक विवाद खड़ा कर दिया जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक चीज पक्की करनी है कि पुराना सवाल टिकने से पहले स्क्रीन पर नया सवाल आ जाए। और इसका तीसरा चरण है हर ग्रुप के लिए अलग तमाशा। मान लीजिए किसी पार्टी की चुनावी टीम को यह पता लग जाए कि भैया पहला वोटर बेरोजगारी को लेकर परेशान है, दूसरा सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है, तीसरा धर्म के नाम पर वोट कर सकता है और चौथा किसी नेता से पहले ही खुन्नस खाए बैठा है। अब पुराने जमाने में चुनाव के समय इन चारों को नेताओं का एक ही कॉमन भाषण सुनने को मिलता था, लेकिन आज का एआई इन चारों के लिए कस्टमाइज संदेश बना सकता है, जिसमें मुद्दा अलग होगा, भाषा अलग होगी और चेहरा भी अलग हो सकता है। फिर भैया रिकमेंडेशन सिस्टम उस वीडियो को ठीक उसी इंसान की फीड तक पहुंचा देगा जो उसे देखकर रिएक्ट कर पाएगा। अब इस तमाशे के 3 नतीजे निकल सकते हैं, जिसमें पहला होगा किसी कंफ्यूज व्यक्ति को अपने पक्ष में मोड़ना, दूसरा अपने समर्थक व्यक्ति को इतना भावुक कर देना कि वो हर हाल में वोट करने निकले, और तीसरा होगा कि विरोधी मतदाता को इतना हताश और निराश कर देना कि वो वोट ही ना करने जाए। अब इस जाल को तोड़े कैसे, जरा वो सुनो। भैया, पहला नियम है खुद की खोपड़ी चलाओ, उसके बाद एआई से मदद मांगो, इससे दिमाग काम करेगा और काम करना नहीं भूलेगा। दूसरा नियम है जो कंटेंट आप देखते हो, जो तुरंत आपको डराए भड़काए, उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो। एआई का सबसे बड़ा हथियार है रफ्तार। अगर आपने जानकारी के फैलने की रफ्तार को धीमा कर दिया तो आधे से ज्यादा अफवाहें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और तीसरा नियम है अपनी फीड को किस्मत पर मत छोड़ो। नॉट इंटरेस्टेड का इस्तेमाल कीजिए, गलत वॉच हिस्ट्री मत बनाइए, अगर बन जाए तो उसे डिलीट कीजिए, और अगर जरूरत महसूस हो तो रिकमेंडेशन हिस्ट्री को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर जीने मरने की बात ना हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो डोंट टेक इमीडिएट एक्शन, डोंट गिव इमीडिएट रिएक्शन एंड डोंट क्रिएट इमीडिएट परसेप्शन। अगर आपने ये 3 चीजें काबू कर ली तो आपको सोचने, समझने और सही गलत के बीच में फर्क करने का समय मिल जाए। देखो, रोम के शासकों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि सत्ता केवल तलवार के दम पर नहीं बचती, इसीलिए जनता को रोटी और तमाशे पर निर्भर रखो। ये खेल कल भी होता था और आज भी होता है। याद रखना, आपको साफ हवा, साफ पानी, सामाजिक सुरक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और तेज न्याय या करप्शन मुक्त सिस्टम जब जाकर मिलेगा, जब आप किसी और के तमाशे पर वोट करने के बजाय असली मुद्दों पर वोट करो। नहीं तो एआई ने हमें डिजिटल गुलाम बनाने की पूरी तैयारी तो कर ही ली है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ तो काम का जरूर पता लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।